चलिए सभी को गुड इवनिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक, इसका पीडीएफ आप लोग को भेज दिया गया था, पीडीएफ मिला है। चलिए, तो इसमें हम लोग गैस लॉ की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? गैस लॉ की बात कर रहे थे। और पिछले क्लास में अगर गैस लॉ की हम बात करें तो इसमें हम लोग एक बॉयल्स लॉ को देखे थे। कौन से लॉ को देखे थे? बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या देखे थे कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है ये हमेशा क्या होगा? तो ये हमेशा होगा कांस्टेंट। ठीक, इसके बाद हम लोग बात किए थे चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ, अब इसमें क्या पढ़े थे बताइए? चार्ल्स लॉ में हम लोग पढ़े थे कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। तो ये दो बात जो है हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, दो वैज्ञानिकों के लॉ। और यहाँ से एक रिलेशन भी हम लोग सीखे थे। यहाँ से एक रिलेशन भी हम लोग सीखे थे। देखिए रिलेशन क्या था हमारा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। पहला बात। और दूसरा हम लोग सीखे थे कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। और दोनों इक्वेशन का अगर हम यूज करते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ हम लोग देखे थे कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? तो टेम्परेचर अपॉन प्रेशर के। तो यहाँ से हम लोग बोले थे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। तो यहाँ से क्या आया था? वॉल्यूम इनटू प्रेशर देखिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन टेम्परेचर का रेशियो क्या आया था? कांस्टेंट आया था। तो हम लोग इस एनालॉजी पर ये भी बोले थे कि इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि P1 V1 अपॉन T1 जो है ये बराबर होगा किसके? P2 V2 और T2 के। तो गैस लॉ में इतना बात जो हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके थे। चलिए, तो अब आगे हम लोग बात करते हैं। ये दो वैज्ञानिकों का नियम था, एक बॉयल्स का नियम और दूसरा किसका नियम था? ये चार्ल्स का नियम। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो चार्ल्स लॉ तक हम लोग देख चुके थे। अब देखिए चार्ल्स लॉ को अगर ग्राफिकली आपको समझना है तो आप क्या बोल सकते हैं कि देखिए चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा प्रेशर क्या है? प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी और टेम्परेचर को अगर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगी। तो ये ग्राफ बताइए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम वर्सेस अगर टेम्परेचर का ग्राफ बनाना हो तो हम इस प्रकार का ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, अगर स्लोप की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक बात समझेंगे कि स्लोप जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? प्रेशर के। मतलब ये हुआ कि जिसका स्लोप सबसे कम है उसका प्रेशर ज्यादा है, और जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है उसकी प्रेशर क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर सबसे कम स्लोप किसका है? P1 का। तो P1 का प्रेशर यहाँ पर बताइए सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद कम स्लोप किसका है? P2 का। तो P1 से थोड़ा कम प्रेशर P2 का होगा, और जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका प्रेशर सबसे कम होगा। तो सबसे कम प्रेशर यहाँ पर किसका होगा? तो सबसे कम प्रेशर होगा P3 का। तो ये ग्राफ भी जो है किसको बताता है? चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग
इंपॉर्टेंट है कि स्लोप और प्रेशर के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। चलिए, तो अगर बनाना है तो ग्राफ को भी आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस। तो आप इसको समझेंगे कि ये हमारा कैसा है, तो ये हमारा आइडियल गैस है। ये कैसा गैस है, आइडियल गैस। लेकिन रियल गैस का बिहेवियर देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर को हम क्या ले लेते हैं, 0 केल्विन ले लेते हैं। तो 0 केल्विन पर अगर आइडियल गैस यहाँ पर है तो रियल गैस का बिहेवियर मतलब रियल गैस आपका यहाँ पर होगा। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो आपका रियल गैस जो है आइडियल गैस के क्या होता जाएगा, करीब आता जाएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो रियल गैस ये कौन सी गैस है, तो ये रियल गैस है। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उस हिसाब से रियल गैस आइडियल गैस से क्या होती जाएगी, करीब आती जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर बिहेवियर में भी चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एज द टेम्परेचर ऑफ रियल गैस increases, it comes closer to it comes closer to
आइडियल गैस लिखेंगे जैसे 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 वास्तविक गैस की तापमान को बढ़ाई जाती है, जैसे जैसे वास्तविक गैस की तापमान को बढ़ाई जाती है, वह आदर्श गैस की तब वह आदर्श गैस की तरह तब वह आदर्श गैस की तरह प्रकृति को दिखाती है, तब वह आदर्श गैस की तरह प्रकृति को दिखाती है। मतलब कि रियल गैस के टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे तो ये किसके करीब आ जाएगा, आते जाएगा आइडियल गैस के करीब आएगा, और बहुत हाई टेम्परेचर पर ये बिहेव करना शुरू कर देगा किसके जैसा, तो रियल गैस के मतलब आइडियल गैस के जैसा। तो ये भी लिख लेंगे, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर at a very high temperature real gas behaves like ideal gas। यानी कि बहुत ही उच्च तापमान पर, बहुत ही उच्च तापमान पर वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह हो जाती है, बहुत ही उच्च तापमान पर वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह हो जाती है। चलिए क्लियर यहां तक पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नोट्स आप जो भी बनाएंगे, जो आपको पीडीएफ भेजा जाता है और जो यहाँ पर बोर्ड पर कंटेंट होता है, दोनों को आप मिलाकर के अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे, एक बेहतर नोट्स बन जाएगा। ठीक है, और किसी के नोट्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट, गे लुसैक लॉ। अगर हम बात गे लुसैक लॉ की करें तो इसकी खोज की गई है जोसेफ गे लुसैक के द्वारा। किसके द्वारा इसकी खोज की गई है, जोसेफ गे लुसैक के द्वारा। अब इनका कहना है कि द प्रेशर ऑफ अ गैस फॉर अ गिवन मास, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस varies directly with the absolute temperature of the gas when the volume is kept constant। इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि अगर आपका मास कांस्टेंट है, अगर आपका मास कांस्टेंट है मतलब कि आपको कुछ गैस दे दिए गए हैं पार्टिकुलर मास के, मास को फिर बदलना नहीं है, और हम क्या करते हैं वॉल्यूम को कर देते हैं कांस्टेंट। किसको कांस्टेंट कर दिए, वॉल्यूम को। तो लुसैक साहब का कहना है कि वॉल्यूम को आप क्या कर देंगे, तो वॉल्यूम को आप कर देंगे कांस्टेंट। तो इस हिसाब से जो गैस की प्रेशर होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, टेम्परेचर के। यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टेम्परेचर के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप का प्रेशर बढ़ रहा है तो ये कब होगा, टेम्परेचर के बढ़ने से, और टेम्परेचर के घटने से प्रेशर घटेगी, ये रिलेशन। आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो आएगा ये सम कांस्टेंट होगा। प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा, कुछ कांस्टेंट होगा। और इस हिसाब से आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रेशर 1 अपॉन टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 अपॉन टेम्परेचर 2 के बराबर होगी। तो नोट किया जाए इसको।
बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इसमें, तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चार्ल्स लॉ का कहना है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखिए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट, गे लुसैक लॉ क्या कहता है? गे लुसैक लॉ कहता है कि अगर आप कांस्टेंट रखेंगे किसको? वॉल्यूम को। अगर वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? टेम्परेचर के। और हम लोग समझे कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है इसका रेशियो सम कांस्टेंट आएगा। इसके हिसाब से प्रेशर 1 अपॉन टेम्परेचर 1 ये बराबर होगा प्रेशर 2 अपॉन टेम्परेचर 2 के। ये बात सीखे, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एवोगैड्रो लॉ की। तो एवोगैड्रो लॉ कहता है कि इस तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में, मतलब कि एट अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर आपकी बदलनी नहीं चाहिए। विभिन्न गैसों के समान आयतन में वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए? सेम। मतलब कि प्रेशर भी कांस्टेंट हो, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो। यानी कि इनका कहना है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों ही चीज क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक। तो अगर आप अलग अलग भी गैस लेंगे, अलग अलग भी गैस लेंगे तो सब के अंदर सब के अंदर समान संख्या में अणु होते हैं। क्या होते हैं? समान संख्या में अणु होते हैं। देखिए इनका कहने का मतलब ये है, एवोगैड्रो साहब ये बात बता रहे हैं एवोगैड्रोज लॉ, इनका कहना है कि देखिए हम 3 कंटेनर ले लेते हैं। देखिए ये 2 कंटेनर, चलिए एक और कंटेनर लिए, 3 कंटेनर, ठीक। अब इसकी प्रेशर कितनी है? तो इसका मान लीजिए कि प्रेशर P है, इसका भी प्रेशर कितना है? P है, इसका भी प्रेशर कितना है? P है, ठीक। यानी कि प्रेशर सबका सेम है, ठीक। इसका भी वॉल्यूम कितना है? V है और टेम्परेचर इसका T है। इसका भी वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, इसका भी वॉल्यूम V और इसका भी टेम्परेचर T। अब बताइए तीनों का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है कि नहीं? अब इसमें अलग अलग गैस को भरिए। चलिए इसमें भर देते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। इसमें हम भर देते हैं नाइट्रोजन का गैस, ठीक। और इसमें हम भर देते हैं चलिए ऑक्सीजन का गैस। अलग अलग गैस भर दिए, लेकिन ध्यान इस बात का रखेंगे कि वॉल्यूम सेम है, ठीक। अगर चलिए सब में हम 1-1 लीटर लिए हैं, ये 1 लीटर इसमें भी लिए हैं, सब में गैस कितना है? 1-1 लीटर। तो अगर अलग अलग गैस भी आपके पास है लेकिन वॉल्यूम सेम होनी चाहिए, प्रेशर सेम होने चाहिए, टेम्परेचर सेम होने चाहिए, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल या फिर मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ये सबों के लिए क्या होगी? समान होगी। तो देखिए अगर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका n आ रहा है, इसमें कितने अणु हैं? n नंबर में है, तो इसमें भी अणु n ही होंगे और इसमें भी अणु n ही होंगे, अणुओं की संख्या नहीं बदलेगी। तो चलिए लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब एवोगैड्रो साहब का नियम कहता है कि अगर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सब कुछ हम सेम लेते हैं और उस हिसाब से अगर हम अलग अलग कंटेनर में अलग अलग गैस को लेते हैं तो उनके अंदर जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी? समान होगी।
को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आदर्श गैस का समीकरण, आदर्श गैस का समीकरण। और ये समीकरण क्या बना, ये समीकरण बना PV इज इक्वल टू nRT। ये समीकरण क्या बना, PV इज इक्वल टू nRT। चलिए इधर लिख देते हैं। देखिए बात अगर हम करें आइडियल गैस इक्वेशन की, यानी कि आदर्श गैस समीकरण की अगर हम बात करें तो आदर्श गैस समीकरण क्या है, तो आदर्श गैस समीकरण है PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। अब यहां पर अगर कोई पूछे कि P क्या है, तो आप बोलेंगे कि P जो है ये है हमारा प्रेशर। P क्या है, प्रेशर यानी कि दाब। V क्या है, तो V है हमारा वॉल्यूम यानी कि आयतन। N क्या है, तो N को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल की संख्या, मोल की संख्या या फिर अणुओं की संख्या आप बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब अणुओं की संख्या आप बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि अणुओं की संख्या। R क्या है, तो R होता है गैस कांस्टेंट, R होता है गैस कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं गैस नियतांक। और T जो है, T को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। T को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर यानी कि तापमान। T को हम लोग बोलेंगे तापमान। R का वैल्यू भी आपको याद रखना है, R का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। R का वैल्यू कितना है, R को हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट यानी कि गैस नियतांक या फिर गैस स्थिरांक। और इसका वैल्यू कई बार एग्जाम में सीधा पूछता है कि गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, तो आप याद रखेंगे गैस कांस्टेंट का वैल्यू होगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन। या दूसरे शब्दों में आप इसकी वैल्यू को याद रख सकते हैं 0.83 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। याद रखेंगे 0.83 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, 0.83 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। अब बताइए चारों वैज्ञानिकों का बात यहां पर वैलिड होता हुआ आपको दिख रहा है कि नहीं। देखिए n क्या है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, r क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब टेम्परेचर को भी अगर कांस्टेंट कर देंगे तो इधर वाला पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं, तो प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। कब, सिर्फ टेम्परेचर को कांस्टेंट करने से। वॉल्स लॉ सही हो गया। चार्ल्स लॉ का क्या कहना था, चार्ल्स लॉ का कहना था कि अगर वॉल्यूम को हम कर दें कांस्टेंट, ठीक है, तो यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बॉयल्स लॉ का कहना था कि अगर प्रेशर को कर दे कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट है ही, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, टेम्परेचर के। तो यहाँ पर तीनों वैज्ञानिकों की जो जो अलग अलग गैसों के लिए इक्वेशन निकल करके आई थी वो सब यहाँ पर क्या हो गए, वैलिड हो गए। चलिए यहाँ तक लिखिए। अब देखिए n क्या है, तो n है आपका नंबर ऑफ मोल्स। अब n को अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आप टोटल मास, अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल मास, टोटल मास बाई क्या करते हैं, मोलर मास। आप ये काम को भी कर सकते हैं, टोटल मास बाई मोलर मास, ठीक। या फिर नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है तो इसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगाड्रो नंबर भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों बातों को आप याद रखेंगे, ठीक। अब यहां पर लिख देते हैं टर्म कौन कौन सा है। तो m टोटल का मतलब हो गया टोटल मास, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल मास यानी कि कुल द्रव्यमान। और m का मतलब क्या हो गया, मोलर मास, मोलर मास मतलब कि एक मॉलिक्यूल का क्या मास है। n क्या हो गया, तो n को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं की संख्या। और Na जो है इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो
नंबर, जिसका वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहां से एक बात समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से। एक बात आपको क्या समझनी है कि जैसे अभी हम लोग आइडियल गैस का इक्वेशन सीखे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या सीखे? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो क्या इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है, इसके जगह पर हम लिख देते हैं टोटल मास बटा में मोलर मास, टोटल मास बटा में मोलर मास। या फिर चलिए आप इसको आप ऐसे लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटा में एवोगैड्रो नंबर और इनटू आर इनटू टी। ठीक। अब यहां से एक चीज समझिएगा, एक और रिलेशन आपको याद रखना है। और एक रिलेशन क्या याद रखेंगे? तो एक रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू के बी इंटू एन ए। आर इज इक्वल टू के बी इंटू एन ए। इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, आर इज इक्वल टू के बी इंटू एन ए। अब यहां पर आर क्या है? यहां पर आर क्या है? तो यहां पर आपको याद रखना है कि आर जो है आपका गैस कांस्टेंट है। केबी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो केबी को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है। और एन ए क्या है? तो एन ए आपका हो गया एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो एवोगैड्रो नंबर। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक। तो अगर इसके हिसाब से आप लिखना चाहें, अगर कई बार आपसे बोल्ट्जमान कांस्टेंट पूछ ली जाए कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होगा, तो आप क्या ये बात नहीं बता सकते हैं कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो है ये गैस कांस्टेंट बाई नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, सॉरी एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन? तो यहां से पहले समझ लीजिए फिर लिखेंगे इसको। तो यहां से हम इसको आगे ऐसा लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए। ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लिखे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर, और गैस कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रो नंबर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रो नंबर, और मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे? टेम्परेचर। तो एन ए से एन ए आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस आइडियल गैस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन इंटू के बी इंटू टेम्परेचर, एन इंटू के बी इंटू टेम्परेचर। यहां पर टर्म्स आपके क्या क्या है? क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है, तो आइडियल गैस इक्वेशन सिर्फ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को याद रखने से काम नहीं चलेगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पी जो है हमारा यहाँ पर क्या है? तो पी हमारा है प्रेशर, पी हमारा क्या है? तो पी है प्रेशर। वी क्या है? तो वी को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम यानी कि आयतन। एन क्या है? तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। केबी क्या है? तो केबी को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और यहाँ पर टी क्या है? तो टी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। चलिए तो इस फॉर्मूले को भी नोट किया जाए।
है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर। तो इस जगह पर लिख दिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर। और आर गैस कांस्टेंट है, तो एक रिलेशन होता है कि गैस कांस्टेंट जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रो नंबर होता है। तो इसकी जगह पर लिख दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से याद क्या क्या रखना है, इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू याद रखिएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट याद रखिएगा। ये सब बेसिक प्रश्न के कैटेगरी में आते हैं, ठीक। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव या फिर न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो यही सब क्वेश्चन देगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो इसको रट लीजिएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन विथ यूनिट। कहा जाएगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो जूल पर केल्विन। अच्छा डायमेंशन बताइए, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? अगर आपसे कोई ये बात पूछ ले कि डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताइए, डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अगर ये कोई पूछ ले तब कैसे निकालिएगा? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हम लोग यूनिट क्या सीखे, जूल पर केल्विन, ठीक। तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो जूल मतलब वर्क का यूनिट है या एनर्जी का यूनिट, और इसका डायमेंशन आपको याद रखना है mL2T-2। और टेम्परेचर के लिए केल्विन लिखते हैं, और टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, केल्विन, के से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस इसका डायमेंशन हो गया mL का पावर 2, T का पावर -2, K का पावर -1। सॉरी इसको लिख लिए थे, लिख लीजिए पहले इसको फिर लिखिएगा। चलिए इसको भी लिख लीजिए, डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये सब बेसिक प्रश्न है, अगर समय बचाना है तो इन सब चीजों पर कमांड रखिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल के गहराई में अगर हम जाते हैं, वैसे तो न्यूमेरिकल हम लोग भी लगाएंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में 2 एग्जाम हुए हैं, चाहे वो लैब असिस्टेंट की हो या फिर पीजीटी की हो, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल उसमें पूछा नहीं गया है। तो बेसिक पर भी कमांड आपको क्या करना है, बना करके रखना है। लिख लिए। चलिए अब देखिए, किसी गैस का अगर आपको डेंसिटी निकालना हो तब आप कैसे निकालेंगे, तो आगे हेडिंग लगाएंगे डेंसिटी ऑफ अ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस, यानी कि गैस की घनत्व, गैस की घनत्व।
तो एक बात बताइए, डेंसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। और डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। इसमें कोई कंफ्यूजन? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अच्छा, अभी हम लोग क्या सीखे? तो हम लोग आइडियल गैस का इक्वेशन सीखे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को टोटल मास बाई मोलर मास, टोटल मास बाई मोलर मास लिख सकते हैं, इनटू आर टी। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए पी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर टी इज इक्वल टू टोटल मास बाई वॉल्यूम, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये जो टोटल मास बाई वॉल्यूम है, इससे आपको क्या मिलेगी? डेंसिटी। तो गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी? तो डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, पी एम अपॉन आर टी। अब यहां पर टर्म्स को थोड़ा समझ लीजिए। अब यहां पर देखिए टर्म्स क्या क्या है, तो लिख देते हैं इसको भी। बता रहे हैं, ये जो टेढ़ा पी है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको बोलेंगे डेंसिटी। ठीक है, ये जो आपका पी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर। ये जो आपका एम है ये क्या था? मोलर मास, यानी कि एक मोल का मास, मोलर मास यानी कि एक मोल का मास। आर आपका क्या है? तो ये हो गया गैस कांस्टेंट। और टी आपका क्या हो गया? तो टी हो गया आपका टेम्परेचर। अब तो इतना सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं एक एक टर्म को। अब इसे और सिंपल क्या करें? चलिए, तो इसका अब कोई काम नहीं है। चलिए, गुड इवनिंग प्रमोद जी। चलिए, अब एक बात और समझिएगा। मोलर मास, देखिए जितना फॉर्मूला घेरा में बक्सा में बंद कर रहे हैं, ये सारे काम के चीज, ये सब को ध्यान से बार बार लिखिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक, कह देगा कि किसी गैस की डेंसिटी क्या है, विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ अ गैस, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये सब रिलेशन को याद रखिएगा। अब देखिए इसी डेंसिटी को घुमा करके कैसे लिखेगा,
तो अगर हम मोलर मास की बात करें, किसकी बात करें, मोलर मास यानी कि एम की अगर हम बात करें, तो मोलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। तो दूसरे शब्दों में आप मोलर मास को ऐसा लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब यहां पर समझिएगा, ये जो स्मॉल एम है ये एक मॉलिक्यूल का मास है, और एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से अगर हम डेंसिटी को लिखना चाहें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू, देखिए हमारा था पी एम अपॉन क्या था, आर टी। ये भी डेंसिटी का हम लोग फॉर्मूला सीखे, पी एम अपॉन आर टी। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू पी इंटू, मास के जगह पर लिख देते हैं मास ऑफ मोलर मास, ये क्या है आपका मोलर मास, तो इसके जगह पर लिख देते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय आरटी। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्रेशर इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स अपॉन आर टी अपॉन एन ए, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब बताइए ये जो R अपॉन एन ए है, ये जो R अपॉन एन ए आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R अपॉन एन ए जो आया, क्या इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख सकते हैं, यानी कि गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर के रेशियो को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए इसके जगह पर अगर हम लिखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, तो अगर इसको लिखना चाहें तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू पी इंटू एम अपॉन आर अपॉन एन ए हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इंटू टेम्परेचर, बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ पर टर्म को पकड़िए, तो यहाँ पर आपका टर्म्स क्या क्या है, तो ये आपका हो गया डेंसिटी यानी कि घनत्व, डेंसिटी हो गया यानी कि घनत्व, पी आपका यहाँ पर क्या हो गया, तो पी आपका हो गया प्रेशर। अब ये स्मॉल एम यहाँ पर क्या है, तो एक मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है, जैसे आप ऑक्सीजन का गैस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, O2 को, तो उसका जो मास होगा, तो ये हम बोलेंगे कि ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का ये मास है। केबी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो केबी को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी जो है, टी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान, टी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो अगर गैस का डेंसिटी आपको लिखना है तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो पी एम अपॉन आर टी बोलिए, यहाँ पर एम आपका मोलर मास होगा, या फिर डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। चलिए तो इसको भी नोट कर लिया जाए।
आगे हेडिंग लगाएंगे कॉपी में प्रेशर ऑफ गैस। आगे हेडिंग क्या लगाना है? प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस यानी कि गैस का दाब। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रेशर ऑफ गैस के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। इसके बाद आरएमएस वेलोसिटी की भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आज यहीं तक कॉन्सेप्ट को रखते हैं। बाकी जितना कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे इस पर बेस्ड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चंस को बनाकर के आएंगे, जितना क्वेश्चन बनेगा आप इस क्वेश्चन को बनाकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कम से कम आपसे ये सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ये सब बनना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे ना बने तो 15 तक का तो क्वेश्चन कम से कम बनेगा। चलिए, तो इसमें आपका होमवर्क क्या रहा कि आप कम से कम 15 क्वेश्चन को बना करके आइए, 1 से लेकर के 15 तक। बाकी प्रेशर वगैरह का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह समझ जाएंगे, तो बाकी क्वेश्चन हम लोग का अगले क्लास में बनेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।